चाहे नदियों का तेज बहाव हो या फिर समुद्र की गहराइयां, कुदरत में लड़ाइयां चलती रहती हैं। रीफ में होती हैं मुठभेड़ें, सागर के ऊपर झड़पें और बीच पर टकराव। पूरी दुनिया के वाटरवेज में ही कभी न खत्म होने वाली जद्दोजहद जारी रहती है। तो आइए देखें पानी में होने वाली ये लड़ाइयां। जंगली जीवों की जिंदगी बेहद मुश्किल होती है। कुछ गिने चुने जीवों को ही पेट भर खुराक, मिलन का हक और रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल पाती है। ऐसे मुश्किल हालात में विरोधियों से मुकाबला करने के लिए ये जंगली जीव अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं। इस खूंखार जंग में वो अपनी पूरी ताकत और हर मुमकिन पैंतरा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जीतें और उनकी नस्लें फल फूल सकें। ये हैं हमारे ग्रह के वाइल्ड बैटल ग्राउंड्स। वाइल्ड बैटल ग्राउंड्स, वाटर वॉर्स। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर पर बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम ने काकाडू को एक विशाल वेटलैंड में बदल दिया है। इस नेशनल पार्क का करीब 1/3 हिस्सा पानी से भर गया है, जिससे ये जगह जीवन की गहमा गहमी से भर गई है और खुराक की भरमार हो गई है। पर साल का ये दौर जानलेवा भी हो सकता है। बारिश का ये मौसम बहुत गर्म भी होता है। पेड़ों की चोटियों पर फ्लाइंग फॉक्सेस की इस कॉलोनी से दिन की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये अपने पंख चाटकर और खुद को हवा करके अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करती हैं। शाम होते होते इनकी बेचैनी बढ़ जाती है। ये छाया पाने के लिए आपस में सट जाती हैं और पेड़ों के निचले हिस्से में आ जाती हैं। और जब इनसे गर्मी सहन नहीं होती तो इन्हें पानी तक जाना होता है, वरना इनकी जान जा सकती है। पर नदी के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं। फ्लाइंग फॉक्सेस बस एक पल के लिए उड़ते उड़ते अपने शरीर से पानी की सतह को छूती हैं, खुद को गीला करती हैं और फिर पेड़ों पर लौट जाती हैं। लेकिन इन्हें अपना ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। और मगरमच्छों के लिए भी इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। इन्हें अपने शिकार को अपनी पहुंच में आने का इंतजार करना होता है। पर यहाँ हजारों फ्लाइंग फॉक्सेस हैं, तो किसी न किसी से तो गलती होगी।
और ये मगरमच्छ की खुराक बन जाती है और बाकी फ्लाइंग फॉक्सेस रात की ठंडक में अपना पेट भरने निकल जाती हैं। पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, जिससे नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी किनारे के आसपास का समुद्र रोशन हो गया है। पानी की सतह के नीचे एक जादुई सा जीव नजर आता है। ये है ओपलेसेंट स्क्विड। ये रोशनी की तरफ खिंचे चले आते हैं और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, समुद्र रोशन हो जाता है। जल्द ही इनकी संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। स्क्विड को मरने से पहले अपना पार्टनर ढूंढना होता है और मौका मिलने पर नर किसी मादा को पकड़ लेते हैं। अंडों को फर्टिलाइज करने के दौरान इनकी 8 बाजुएं लाल हो जाती हैं। इस जद्दोजहद में मादाएं घायल हो सकती हैं या मर भी सकती हैं। इस भीड़ भाड़ के नीचे फर्टिलाइज किए जा चुके अंडों के सैकड़ों पैकेज पहले ही मौजूद हैं। इनमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो नरों को दीवाना बना देता है। ये इन्हें छूने आते हैं, पर किसी दूसरे नर के इसे छूने पर गुस्से में आ जाते हैं। ओपलेसेंट स्क्विड की जिंदगी बस करीब 6 महीने की होती है और मिलन से जुड़ी ये मुठभेड़ इनके जीवन की आखिरी गतिविधि होती है। चांद की इस रोशनी को देखकर ही इनमें रोमांस जागा था और इसी चांद की रोशनी में इनके दम तोड़ते शरीर चमक रहे हैं। ओपलेसेंट स्क्विड के इस कब्रिस्तान में सिर्फ इनका डीएनए ही जिंदा रह पाता है। दुनिया के समुद्रों के ऊपर उड़ान भरने वाले समुद्री पक्षियों को कई कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। बड़े बड़े पंख लिफ्ट देने में मदद तो करते हैं, पर इनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। फ्रिगेट बर्ड्स इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इनके पंखों का फैलाव 2.5 मीटर तक होता है और ये दुनिया के सबसे माहिर परिंदों में शामिल हैं। ये बिना आराम किए कई हफ्तों तक उड़ते रह सकते हैं। पर अपने शरीर को इतना हल्का रखने के लिए इन्होंने काफी कुछ छोड़ा भी है। किसी भी दूसरे पक्षी के मुकाबले इनकी हड्डियों में ज्यादा हवा होती है। इनके स्केलेटन का वजन इनके पंखों से भी कम होता है। इनके पंजे बहुत छोटे होते हैं और इनके ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, यानी इनका शरीर वाटरप्रूफ नहीं होता। अगर फ्रिगेट बर्ड्स भीग जाएं, ये डूब सकते हैं। अगर खुराक समुद्र से हासिल होती हो तो ये एक बड़ी कमी है। लेकिन फ्रिगेट बर्ड्स ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। ये दूसरों से शिकार छीनते हैं। नीचे पानी में सेलफिश का एक झुंड सार्डीन्स का शिकार कर रहा है।
जिससे एक छोटा झुंड सतह की तरफ आ जाता है। और फ्रिगेट बर्ड्स ने इस परिस्थिति का फायदा उठाना सीख लिया है। एक सेलफिश एक सार्डिन को जख्मी कर देती है और फ्रिगेट बर्ड इस मौके के लिए तैयार है। लेकिन ये काम आसान नहीं होता। पेट भरने लायक बड़ी मात्रा में खुराक कम ही मिलती है और जब सतह के करीब रहने वाली मछलियां कम हो जाती हैं, तो फ्रिगेट्स को पेट भरने के लिए ज्यादा चालाकी वाले तरीके अपनाने पड़ते हैं। इक्वाडोर के समुद्री किनारे से 1000 किलोमीटर दूर एक विशाल मरीन रिजर्व में एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप समूह मौजूद है। ये है गैलापागोस आइलैंड्स। यहाँ 3 अलग अलग समुद्री धाराएं आपस में टकराती हैं, जिससे दुनिया के सबसे भरपूर मरीन इकोसिस्टम में से एक का जन्म होता है। ये कई तरह के समुद्री पक्षियों के लिए घोंसले बनाने की शानदार जगह है। ये उड़ने में फ्रिगेट्स जैसी महारत तो नहीं रखते, पर इनमें से ज्यादातर कमाल के गोताखोर होते हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें वाटरप्रूफ पंख दिए हैं। लेकिन यहाँ लुटेरे भी मौजूद होते हैं। अपनी खुराक को घोंसले तक ले जाने के लिए समुद्री पक्षियों को हवा में फ्रिगेट बर्ड्स के हमले झेलने होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि ये जो ले जा रहे हैं उसे छोड़ दें। समुद्री पक्षी अपनी तरफ से खुराक बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर पीछा मछली को छोड़ देने के बाद ही छूटता है। फ्रिगेट बर्ड की इन हरकतों से लगेगा कि ये बड़े ही बेरहम समुद्री मुसाफिर हैं। पर अगर बात चूजों की परवरिश की हो, तो इन्हें दुनिया का सबसे समर्पित पक्षी कहा जा सकता है। ये किसी भी परिंदे के मुकाबले अपने बच्चों का ध्यान कहीं ज्यादा समय तक रखते हैं। ये अपने बच्चों को करीब 7 महीने तक खिलाते रहते हैं और कई महीनों तक उन्हें खुले सागर के ऊपर जिंदा रहने के हुनर भी सिखाते हैं। पर इतना ध्यान रखने के बावजूद कई चूजे भूख से मर जाते हैं, क्योंकि खुराक जुटाने की लगातार जारी रहने वाली लड़ाई में फ्रिगेट बर्ड अक्सर हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के 7 कुदरती चमत्कारों में से एक है। यहाँ एक कोरल सिस्टम 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। इसमें करीब 3000 अलग अलग रीफ और सैकड़ों द्वीप हैं। गुनगुने पानी वाला ये सागर जीवन से भरपूर है। रीफ में कोई खाली जगह नहीं है।
इसलिए इलाके को लेकर जबरदस्त मुठभेड़ें होती हैं। कोरल्स के बीच भी एक वर्ग मीटर इलाके में भी हजारों छोटे छोटे और एक से पॉलिप्स हो सकते हैं। इन्हें 1 इंच जगह पाने के लिए भी जूझना पड़ता है। ये तलवारों जैसे लंबे फिलामेंट्स फैलाते हैं जो मोबाइल आंतों की तरह काम करते हुए डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते रहते हैं ताकि अपने पड़ोसियों को घायल कर सकें और मार सकें। बेजान शरीरों की ये रंगहीन लाइन 2 बड़े प्लेट कोरल्स के बीच की सीमा है। इन कोरल्स के बीच हजारों लाखों साल चली लड़ाइयों के नतीजे में ऐसे विविधता वाले रीफ बन पाए हैं। कोरल्स की 600 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं जो कई तरह के समुद्री जीवों को बच्चों की परवरिश और शिकार वाली शानदार जगहें मुहैया कराते हैं। कोरल्स भी जानवर होते हैं, पर इन्हें अपनी ज्यादातर ताकत सूरज से मिलती है और इसके लिए जिम्मेदार होती हैं इनके टिश्यूज में मौजूद फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी। पर सूरज ढलने के बाद कोरल पॉलिप्स को भूख लगने लगती है। ये अपने टेंटिकल्स को फैलाकर अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करने लगते हैं। हर रात छोटे छोटे समुद्री जीव अपने बिलों से निकलते हैं जब उनके दिखने की गुंजाइश कम होती है। पर कोरल्स को आंखों की जरूरत नहीं होती। ये तो पास से गुजरने वाले छोटे झींगे और मछलियों को पकड़ लेते हैं। उन्हें डंक मारकर अपने मुंह के अंदर खींच लेते हैं। बच पाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। रात के अंधेरे में एक सन कोरल एक डरावने कातिल में बदल जाता है। कुछ शिकार अपना कोई अंग गंवाना जीवन गंवाने से बेहतर समझते हैं। सुबह होते ही कोरल्स अपना कत्लेआम बंद कर देते हैं और फिर से अपने स्केलेटन्स में सिकुड़ जाते हैं। और फिर उनकी जगह ले लेते हैं समुद्र में दिन में मुठभेड़ें करने वाले। ये है दक्षिणी समुद्र के किनारे पर मौजूद एक पथरीली और तेज हवा वाली तटरेखा। एक ऑस्ट्रेलियन पर्सील कॉलोनी के लिए ये बेहतरीन ब्रीडिंग लोकेशन है। पर इस तरह के इतने सारे जीवों की तरफ खिंचा चला आता है समुद्र का सबसे डरावना शिकारी, ग्रेट व्हाइट शार्क। इस भूखे शिकारी को चाहिए कैलोरीज से भरपूर खुराक और फैट की मोटी परत वाली सील्स इनके लिए एकदम सही रहती हैं। समुद्र के इस मोर्चे पर हर एक जीव को जिंदा रहने का कोई तरीका अपनाना पड़ता है। सील्स सहारा लेती हैं फुर्ती और रफ्तार का, और ग्रेट व्हाइट निर्भर करती हैं छिपने और अपनी ताकत पर।
शार्क 50 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी आ रही है, तो सील के बचने का कोई सवाल ही नहीं। किनारे से ये सब देखने वालों के लिए जिंदगी रोज की तरह चलती रहती है। हाँ, जब इन्हें फिर से समुद्र के इस मोर्चे पर जाना होगा तो इनके लिए भी खतरा होगा। छोटे होने के अपने खतरे हैं। समुद्री फूड चेन में साइज की बहुत अहमियत है। अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो शिकारियों से बचने के तरीके जानना जरूरी है। और कुछ मछलियों ने जीने के लिए बहुत कमाल की रणनीतियां बना ली हैं। क्लाउन फिश की उम्र 50 साल तक हो सकती है। इतने छोटे साइज के बावजूद इतनी लंबी उम्र कमाल है, और इसका श्रेय जाता है एनेमोनीज के साथ इनके खास रिश्ते को। एनेमोनीज कोरल्स की ही तरह समुद्री शिकारी जीव हैं, और इनके टेंटिकल्स हमेशा बाहर की तरफ फैले रहते हैं। इन्हें छोटी मछलियां खाना पसंद है। पर क्लाउनफिश ने इनके जानलेवा स्टिंगर के आसपास रहना सीख लिया है। इसके लिए जिम्मेदार है एक पेचीदा केमिकल रिश्ता जो जन्म से पहले ही बन जाता है। दो क्लाउनफिश अपने अंडे अपनी मेजबान एनेमोनी के पास ही दे रही हैं। इससे एनेमोनी की गंध इनके नए बच्चों में जज्ब हो जाएगी। ये बड़े होते अंडों की रखवाली करती रहती हैं। एक हफ्ते बाद लार्वी आजाद होकर अपना खुद का घर ढूंढने लगते हैं। पानी में तैरने के दौरान ज्यादातर मछलियों के खुराक बन जाएंगे। पर अगर ये 2 हफ्ते तक जिंदा रह पाए तो फिर ये रीफ में बस जाएंगे। और अगर इन्हें सही एनेमोनी मिल गई तो फिर ये एक लंबी और शांत जिंदगी जी पाएंगे। पर यहाँ रहने के लिए किसी क्लाउनफिश को पहले अपनी बॉडी को अपने नए मेजबान के स्टिंगर्स के मुताबिक ढालना होगा। डंक लगने पर इनके शरीर पर मौजूद हिफाजती म्यूकस की परत इन्हें जिंदा रखती है। और फिर एनेमोनी इन पर अपने जहर के नन्हे छींटे मारना बंद कर देती है और मछली को अपना ही हिस्सा समझने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। बटरफ्लाई फिश को एनेमोनीज को खाना अच्छा लगता है, और क्लाउनफिश उनके सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाती हैं। क्लाउनफिश अपने होस्ट की सफाई करती हैं और उनके टेंटिकल्स में छिपी मछलियां पानी का बहाव बढ़ाती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाती हैं। रात में कुछ क्लाउनफिश अपने मेजबानों की हवा करती हैं ताकि उन्हें सांस आ सके।
ये साझेदारी इतनी कामयाब है कि वाइल्ड में क्लाउनफिश की सभी 30 प्रजातियों के लिए एनेमोनीज उनके घर जैसी हैं। रीफ बैटलग्राउंड में ये गठजोड़ काफी टिकाऊ है। एक ग्रीन सी टर्टल को नीचे रीफ में चल रही लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मादा तमाम बड़ी बाधाओं के बावजूद वयस्क हो चुकी है और अब अपने जन्म वाली जगह लौट रही है। ये कम ऊंचाई पर मौजूद एक वेजिटेटेड कोरल की है। ये है रेन आइलैंड, जो ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी छोर पर है और इसका साइज है सिर्फ 27 हेक्टेयर। पर यह दुनिया में बची आखिरी सबसे बड़ी ग्रीन टर्टल रुकरी है। यहाँ हर साल दुनिया के सबसे कमाल के समुद्री माइग्रेशंस में से एक देखने को मिलता है। बहुत से ग्रीन सी टर्टल्स 3000 किलोमीटर तक का सफर तय करके यहाँ आते हैं ताकि अपने जन्म वाले बीच पर पहुंच सकें। बीच पर पहले ही घोंसला बनाने वाली मादाओं की भरमार है। ये एक कम गहरा गड्ढा खोदती हैं। और अपने पिछले फ्लिपर से एक सीधा और गहरा गड्ढा बनाती हैं, जिसे एक चेम्बर कहते हैं। हर घोंसले में करीब 100 अंडे दिए जाते हैं। अंडों को दबाने के बाद मादाएं समुद्र में लौट जाती हैं। ग्रीन टर्टल्स यहाँ तक पहुँचने के लिए कई चुनौतियों के बावजूद जिंदा रहे हैं, पर कुछ मादाओं के लिए घोंसला बनाना आखिरी काम साबित होगा। ये चट्टानों के बीच फंसकर तेज धूप में दम तोड़ देती हैं। और इनके बच्चों के लिए तो संघर्ष अभी शुरू ही हुआ है। अंडे दिए जाने के 8 हफ्ते बाद बच्चे अंडों में से निकलने लगते हैं। खुशकिस्मत बच्चे रात में पैदा होते हैं। फिर ये लहरों की तरफ दौड़ते हैं और चुपचाप गुनगुने पानी में उतर जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही शिकारी इकट्ठा होने लगते हैं। छोटे बच्चे आसान शिकार बन जाते हैं। कुछ उथले पानी तक पहुंच भी जाते हैं,
पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आगे शार्क्स उनका इंतजार कर रही हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल मिशन है। लेकिन 1000 में से कोई एक बच्चा ही जिंदा बचेगा। एक दिन ये फिर से जीवन से जुड़ी उस जद्दोजहद को शुरू करने रेन आइलैंड आएंगे, जिसने सी टर्टल्स को पिछले 10 करोड़ साल से जिंदा रखा है। अफ्रीका की रिफ्ट वैली ये दुनिया के कमाल के कुदरती चमत्कारों में से एक है। एक जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट जहां 3 टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने इस कॉन्टिनेंट में एक बड़ी सी दरार बना दी है, जिसकी लंबाई करीब 7000 किलोमीटर है। इस बेसिन की सतह पर 3 झीलें रत्नों की किसी माला की तरह मौजूद हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेक बोगोरिया के किनारे पर हॉट स्प्रिंग्स के कारण पानी में ढेर सी एल्गी पनपती है। कई जीवों के लिए ये झील जहरीली है, इतनी खारी कि खाल ही जल जाए। पर ये लाखों लेसर फ्लेमिंगोज के लिए किसी जन्नत जैसी है। ये एल्गी खाने के हिसाब से ढल गए हैं। उथले पानी में चहलकदमी करते समय इनके गुलाबी और गहरे लाल रंग की शान निराली होती है। ये पक्षी उड़ने में तो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, पर इन्हें अपनी लंबी टांगों और गर्दन का एक बड़ा नुकसान होता है। इनका टेक ऑफ धीमा होता है और इन्हें पर्याप्त रफ्तार पाने के लिए दूर तक दौड़ना होता है। और इन किनारों पर अक्सर मंडराने वाले कई शिकारी इसका फायदा उठाते हैं। फ्लेमिंगो के उड़ने वाली जगह भूखे हाइना को अक्सर खुराक मिलती रहती है। किसी मौका परस्त मैराबू के साथ भी ऐसा ही है। वो ऐसे हर जीव को खाने को तैयार रहते हैं जिसे वो निगल सके। फ्लेमिंगोज की तरफ कुछ नए शिकारियों का भी ध्यान जाता है। हालात पर बबून्स की नजर है। हालांकि इनकी खुराक में पहले परिंदे शामिल नहीं थे, पर ये बड़ी तेजी से सीखते हैं। इस उथल पुथल में एक परिंदा पकड़ लिया जाता है। बबून भी उन कई खतरों में से एक है जो इस शोरलाइन बैटल ग्राउंड में फ्लेमिंगोज को झेलने पड़ते हैं। साउथ अफ्रीका के तेज हवा वाले
बोल्डर्स बीच पर लहरों से ऊपर शोर सुनाई देता रहता है। यहाँ अफ्रीकन पेंगुइन्स की एक बड़ी कॉलोनी अपनी वाइल्ड जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। ये पक्षी मॉल्टिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इन्हें अपने नए वाटरप्रूफ पंखों के उगने के दौरान काफी समय तक जमीन पर रहना होता है। ये समय है मिलने जुलने का। बेशक ये दिखने में अजीब से लग रहे हैं, पर यहाँ युवा पेंगुइन्स की किस्मत चमक सकती है। उन्हें जीवन भर के लिए साथी मिल सकता है। मीटिंग सीजन और टूरिस्ट सीजन का समय एक ही होता है, और गर्मियों की भीड़ भाड़ के बावजूद पेंगुइन्स को घोंसला बनाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होती है। फॉक्सी बीच के करीब ही रेत में घोंसले बनाए जा रहे हैं। कई साल पहले पेंगुइन्स अपने गुआनों की ही मोटी परत को खोदकर घोंसले बनाते थे। इससे गर्मी और अंडों की चोरी से इनका बचाव हो जाता था। बढ़िया फर्टिलाइजर के तौर पर पेंगुइन के मल की काफी मांग रहती थी, तो गुआनों की मोटी परतें अब गायब हो चुकी हैं। इसलिए अब पेंगुइन्स को तपती रेत में अंडे देने पड़ते हैं। ये उन्हें धूप से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर चूंकि घोंसलों की गहराई खास नहीं है, तो अंडे दिख रहे हैं। और ये सीगल्स का आसान शिकार बन जाते हैं। कई अंडे इनकी खुराक बन जाते हैं। कुछ पेंगुइन इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये रिहायशी बागीचों में आशियाना ढूंढते हैं, व्यस्त सड़कें पार करते हैं और शहरी बाधाओं से जूझते हैं ताकि घोंसले के लिए कोई जगह ढूंढ सकें। और इस दौरान कई वयस्कों को चोट लगती है या वो मर भी जाते हैं। पर इन तमाम बाधाओं के बावजूद कुछ अंडों में से बच्चे निकल ही आते हैं। लेकिन चूजों को भी खुराक की जरूरत होती है। हालांकि केप का ये इलाका सार्डिन रन के लिए मशहूर है, पर फिर भी खुराक की कोई गारंटी नहीं होती। वैसे तो कमर्शियल फिशिंग वेसल्स ज्यादातर मछलियों को पकड़ ले जाते हैं, पर आज का दिन अफ्रीकन पेंगुइन्स के लिए अच्छा है। मछलियों से इनका पेट भर गया है, तो ये मेहनती पक्षी आगे बढ़ते जाते हैं। कनाडा और अलास्का के ठंडे समुद्रों में सैल्मन इकट्ठी हो रही हैं। इनकी ज्यादातर जिंदगी समुद्र में ही गुजरी है, पर अब इनमें अपने घर लौटने की इच्छा जोर मार रही है। लेकिन वहां तक का रास्ता आसान नहीं। इन्हें नदी के मुहाने से ऊपरी झीलों तक जाना है। इस सफर के दौरान इनकी मौत तय है।
लेकिन अगर इन्हें अंडे देने हैं, अपनी संतानों को इस दुनिया में लाना है, तो इनके लिए ये यात्रा जरूरी है। धारा में ऊपर की ओर जाते हुए इन्हें अपनी घटती ताकत, उथले पानी और बहुत बड़ी बाधाओं से जूझना पड़ता है। पर यह चुनौती तो आधी ही है। क्योंकि आगे भूखे जानवर इनका इंतजार कर रहे हैं। ग्रिजली भालुओं को तेज बहाव वाले पानी का फायदा उठाना अच्छा लगता है। ये रैपिड्स के आसपास जमा हो जाते हैं, जहां सैल्मन को आगे बढ़ने के लिए छलांग लगानी होती है। ये या तो इन्हें उछलते हुए पकड़ते हैं या इनकी नाकामियों का फायदा उठाते हैं। सैल्मन के लिए तो ये किसी कत्लेआम जैसा होता है। हर भालू एक दिन में 20 किलो तक मछली खा सकता है। लेकिन यहाँ मछलियों की संख्या इनकी खुराक से कहीं ज्यादा है। और हजारों सैल्मन अपने जन्म वाली जगह पहुंच जाती हैं, जहां ये कामयाबी से अंडे देती हैं। लेकिन अलास्का के एक अलग हिस्से में पैसिफिक सैल्मन का संघर्ष तो अभी शुरू ही हुआ है। चिलकट रिवर पहाड़ी ग्लेशियर से कोस तक जाती है और नदी के कुछ हिस्सों को स्प्रिंग से पानी मिलता है। ये सामान्य से ज्यादा समय तक बर्फ से आजाद रहते हैं, जिससे मछलियां सर्दियों के शुरू में ही माइग्रेट करके अंडे दे देती हैं, जब भालू हाइबरनेट कर रहे होते हैं। लेकिन शिकारी पक्षी इस दौरान भी शिकार करते हैं। किसी बॉल्ड ईगल की खुराक का 90% हिस्सा मछलियां होती हैं, और जब खुराक की कमी होने लगती है तो चिलकट रिवर की सैल्मन इनकी ताकत की भरपाई करती हैं। माइग्रेट करती मछलियों की तरफ दुनिया में बॉल्ड ईगल्स का सबसे बड़ा जमावड़ा खिंचा चला आता है। चार 4000 तक बॉल्ड ईगल्स इस बड़ी दावत का मजा लेने आते हैं।
पानी वाली ये लड़ाइयाँ मछलियों के लिए जानलेवा हैं। पर कई पहले ही अंडे दे चुकी हैं और अब इनके लिए वक्त आ गया है दुनिया को अलविदा कहने का।